Hi guys, welcome in the Indian Polity classes of the Ruchika tutorials. आज की क्लास हमारी होगी द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 एंड अ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. हमारी अर्लियर क्लास हमने पढ़ी थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पे. चूँकि मैं आपको कह ही रही थी कि हम सारे जो एक्ट्स हैं जो 1858 से पहले जो ब्रिटिश कंपनी के अंदर पास किए गए वो और उसके बाद के सारे एक्ट टिल हमारी इंडिपेंडेंस तक मतलब 1947 तक हम सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. हम सब जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हो गया था और उसके बाद सेटलमेंट एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि जो कुछ डिफेक्ट्स रह गए थे, जो प्रॉब्लम वहाँ के लोग फेस कर रहे थे, उसको ओवरकम करने के लिए सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 5 जुलाई 1781 के अंदर पास किया, जिसको एक तरह से डिक्लेरेटरी एक्ट भी कहते हैं. इस एक्ट का की प्रोविज़न था या मेन जो प्रोविज़न था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के रिलेशंस के बीच में, उनकी जुरिडिक्शन के बीच में क्लियर डीमार्केशन बनाना, क्योंकि यही चीज़ एक डिस्प्यूट की तरह, एक बिगेस्ट प्रॉब्लम की तरह रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर सब लोग वहाँ के इंडिया के अंदर लोग फेस कर रहे थे. अब एक्ट आ गया. इस एक्ट में ऐसा 4 कैटेगरीज बनाई गई. उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से फ्री किया गया. वो कैटेगरीज में थे द रेवेन्यू कलेक्टर्स इंक्लूडिंग जमींदार्स, द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, द जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, और वो सब एक्शन जो कंपनी के सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स इंडिया के अंदर कर रहे हैं. ये चारों कैटेगरीज के जो पर्सन्स थे ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से फ्री हो गए. इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन था, जियोग्राफिक जुरिडिक्शन, उसे केवल कलकत्ता तक लिमिट कर दिया. जितने भी अपील्स जो होती है प्रोविंशियल कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती, अब उन सब अपील केसेस को गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल सुनेगी और वो अब फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बन गई थी. इसमें क्लियरली ये अटैम्प्ट किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच में फंक्शंस और पावर्स को लेकर जो टसल्स चल रहा है, जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो किसी ना किसी तरह ख़त्म हो जाएं और कंपनी अपनी वहाँ एक्टिवली वर्किंग करती रहे. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्योंकि 1781 का एक्ट तो आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंपनी पर कंट्रोल पूरा स्थापित नहीं हुआ था. कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे वो करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे और वो डे बाय डे रिचर बन रहे थे और कंपनी डे बाय डे लॉस में जाती जा रही थी. इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि कंपनी पे अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की थी, गवर्नमेंट को कुछ खास अर्निंग भी नहीं हो रही थी. इसी समय पास किया गया पिट्स इंडिया एक्ट. पिट्स इंडिया एक्ट का नाम रखा गया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट पे. विलियम पिट सबसे यंगेस्ट थे क्योंकि वो 21 की एज के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट हो गए. 1782 के अंदर वो चांसलर ऑफ एक्सचेंजर मतलब ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए और एट द एज ऑफ 24 वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए. इसलिए एक तरह से वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के. और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका मेजर लेजिस्लेटिव एक्शन था इंडिया एक्ट 1784, जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना और जो उसमें करप्शन बढ़ रहा है, जो उसके एम्प्लॉयज़ करप्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसको स्ट्रांगली चेक करना, उनको स्टॉप करना. पिट्स इंडिया एक्ट का फर्स्ट फीचर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्यूअल रूल, मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेटिव करती हुई एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी गवर्निंग यूनिट का गठन किया गया, इसको बनाया गया. ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी और दूसरी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करके इंडिया भेजती थी. तो अब इंडिया पे एक तरह से तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल था और दूसरी तरफ कंट्रोल था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव यूनिट थी. और ये ड्यूअल रूल की एक तरह से स्थापना इट्स पिट्स इंडिया एक्ट में हुई. कंपनी वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाय द कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर एंड द क्राउन वॉज रिप्रेजेंटेटिव बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल. सेकेंड फीचर उसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल.
ये एक नई गवर्निंग बॉडी बनाई थी 6 मेंबर्स की, जिसमें एक था चांसलर ऑफ एक्सचेंजर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि इस गवर्निंग बॉडी का प्रेसिडेंट था, और उसके अलावा 4 प्रीवी काउंसिल्स जो नॉमिनेट करते थे किंग। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को इतनी पावर्स दी गई कि वो कंपनी के सिविल और मिलिट्री सारे मैटर्स पे कंट्रोल कर सके, वो कंपनी के रिकॉर्ड्स को पूरा देख सके, फुल्ली एसेस कर सके। इवन जो गवर्नर्स इंडिया जा रहे हैं, जो उनको अथॉरिटीज़ मिल रही है, उनके मैटर के अंदर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी तरह से ऑल्ट्रेशन कर सकती है, पूरी तरह से डिसाइड कर सकती है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, ये एक तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, क्योंकि वो कंपनी की सब एक्टिविटीज़ को पार्लियामेंट के अंदर सबको बताता था, या उनके सब एज अ रिपोर्ट के तौर में वो प्रेजेंट करता था। गवर्नर जनरल काउंसिल जिसके मेंबर्स पहले 4 थे, अब उसका नंबर रिड्यूस करके 3 कर दिया। ये ऐसा इसलिए किया था ताकि जो गवर्नर जनरल की पोजीशन है वो कुछ स्ट्रांग हो जाए। गवर्नर जनरल को एक कास्टिंग वोट का राइट भी दिया गया था कि इन केस अगर मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उनमें अगर इक्वली डिवाइड हो जाए ओपिनियन में, तो उस समय गवर्नर जनरल अपने कास्टिंग वोट का यूज़ करता हुआ डिसीजन अपने फेवर में ले सके। लेकिन जो गवर्नर जनरल था काउंसिल का, गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी, वो अपने आप में ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट कंट्रोल में थी थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो गवर्निंग यूनिट है, रिप्रेजेंटेटिव यूनिट थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को ज़्यादा पावर्स दी गई। बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसीज तो ऑलरेडी कलकत्ता प्रेसिडेंसी की सबऑर्डिनेट थी, और अब जितने भी मैटर्स थे रेवेन्यू के, वॉर के, डिप्लोमेसी के, उन सब के अंदर कलकत्ता प्रेसिडेंसी की ही बात सर्वोपरि रखी जाएगी, उसको ही माना जाएगा। और जितनी भी कंपनी की प्रोसेशन थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर कलकत्ता को कैपिटल बना दिया गया, इसलिए ऑटोमेटिकली कलकत्ता की वैल्यू इम्प्रूव हो गई। जितने भी कंपनी के जो सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनके लिए मैंडेटरी हो गया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में विस्तृत ब्यौरा ब्रिटेन में देंगे, और अगर कोई भी ऑफिसर करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट का प्रोविज़न दिया गया था। अब हमने इससे पहले वाले अपने वीडियो के अंदर 1773 का एक्ट पढ़ा, और हमारा आज का जो वीडियो है 1784 के एक्ट पे, तो दोनों की हम कंपैरिजन स्टडी करें, बिकॉज हम एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम टू द पॉइंट ही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एकदम प्रॉपर मैटर चाहते हैं। तो मैंने ये टेबल चार्ट तैयार किया है ताकि हम कंपेयर कर सकें और हमारी लर्निंग और भी ईजी हो जाए। 73 के एक्ट के अंदर एक बॉडी थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जिसको डिसॉल्व करके एक नई बॉडी बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने पहले भी बताया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन था। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 73 के एक्ट के अंदर 4 मेंबर्स थे, लेकिन अब उनका नंबर रिड्यूस करके कर दिया 3 मेंबर्स तक। 73 के एक्ट के अंदर, क्योंकि एक्ट 73 का एक्ट जो कि अब पहली बार लाया गया था, तो उसमें केवल ब्रिटिश कंपनी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट करने को, लेकिन जब तक भी उसके बाद भी 10 साल बीत जाते हैं 73 के बाद, जब वो एक्ट आता है 84 में 11 साल बाद, जब भी वो कंपनी की करप्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं, सीधे इफ़ेक्टिव कंट्रोल की बात करती है और वो अप्लाई करने की कोशिश करती है। कास्टिंग वोट जो था गवर्नर जनरल को जो 1784 में मिला, वो इससे पहले नहीं था। डुअल लूप कंट्रोल जो एक एस्टेब्लिश किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, वो भी 73 के एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। और पहली बार जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया के अंदर, उसको ब्रिटिश क्योंकि इस 1784 के एक्ट के अंदर बात करते हैं वो ब्रिटिश प्रोसेशन इन इंडिया की, और ऐसी कोई बात 73 के एक्ट के अंदर नहीं की जाती है।
तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है दोनों एक्ट्स का, 1773 और 1784, और दोनों ही आर्टिकल जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक तो था लैंडमार्क, मतलब फाउंडेशन कह सकते हैं, जिसने एक एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन करी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की इंडिया के अंदर फाउंडेशन रखी, और ये एक्ट 1784 का कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करता है कि जहाँ एक पूरी पावर कलकत्ता प्रेसिडेंसी की गवर्नर जनरल को दे दी गई, इवन सुप्रीम कोर्ट भी उसके सबॉर्डिनेट हो गया, और हाई पे जो हम बोलते हैं एपेक्स पे जो आ गया वो गवर्नर जनरल ऑफ कलकत्ता प्रेसिडेंसी आ गया। और इनडायरेक्टली सही ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल करने के लिए ईज़िली मतलब कर पाई, ईज़िली कंट्रोल करने की जो उनकी कोशिश थी वो कहीं ना कहीं होपफुली सक्सेसफुल हो गई। 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट पे रखा गया जिसका नाम, उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस भी है हिस्टोरिकल की। पहला इम्पॉर्टेंस तो यही है कि फर्स्ट टाइम जितनी भी कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया के अंदर उसको ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा गया। ऐसा पहली बार हुआ कि ब्रिटेन ने ये कहा कि जितना भी इलाका जो कंपनी ने कंट्रोल किया है अपने अंडर वो भी ब्रिटेन सरकार का हिस्सा है। और दूसरा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको कंपनी अफेयर्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे सुप्रीम कंट्रोल मिल गया, ताकि अब जितनी भी वहाँ करप्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो लोग ब्राइब्स के अंदर रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व है, उन सब का जो काम है वो एंड हो जाए, और डायरेक्टली अब जितना भी इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर अर्निंग है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिले। हम नेक्स्ट एक्ट के अंदर बात करेंगे, साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एक्ट्स पास करेगी। ऑल्दो ये दोनों एक्ट 1781 का और 1784 का बीच में आए गए, बिकॉज 73 के एक्ट्स के डिफेक्ट के चक्कर में कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में डालें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वी मीट सून विथ अनदर न्यू वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक। Okay, bye.